अब साइकोलॉजिस्ट का जो इंटरव्यू होता है इसके बारे में आपको बता दूं कि बाकी जो आपकी जो एंट्री होगी वो सारी सेम टू सेम वैसी ही होगी जैसे आपने डिप्टी प्रेसिडेंट के इंटरव्यू के लिए आपने रूम के अंदर इंटर हुए थे। अब साइकोलॉजिस्ट आपका जो इंटरव्यू लेता है उससे पहले उसने ऑलमोस्ट 80% तक आपको रिकमेंडेड या फिर नॉट रिकमेंड कंसिडर कर दिया होता है। ठीक है, उसकी वजह ये होती है कि उसके पास ऑलरेडी आपका बहुत ज़्यादा मटेरियल पड़ा हुआ होता है। वो आपको आपसे ज़्यादा जान चुका होता है। ठीक है, वो आपकी स्टोरीज पढ़ने के बाद, आपकी जो सेंटेंसेस हैं उनको पढ़ने के बाद, आपके मेरिट्स और डीमेरिट्स वगैरह को डीपली स्टडी करने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंच चुका होता है जी कि आप आर्मी के लिए या एयरफोर्स नेवी के लिए आप सूटेबल हैं कि नहीं है। ठीक है, सो आप ये समझ जाएं कि अगर आपके सेंटेंसेस वगैरह अच्छे थे, आपकी स्टोरीज वगैरह अच्छी थी, सब कुछ आपने नेचुरल लिखा हुआ था, आपके मेरिट्स और डीमेरिट्स आपके अपने थे, तो आप ये समझ जाएं कि साइकोलॉजिस्ट ने आपको 80% तक पहले से रिकमेंड कर दिया होता है। आपका जो इंटरव्यू होता है साइकोलॉजिस्ट का वो जस्ट आपको एक वेरीफाई करने के लिए होता है और आपकी जो पर्सनैलिटी होती है उसको वो कंफर्म करने के लिए कि जो चीज़ें आपने साइक के इंटरव्यूज में, साइक के आपने टेस्ट में लिखी थी, क्या वाकई आपके अंदर वो है कि नहीं है। ठीक है, वो जस्ट आपको वेरिफिकेशन के लिए आपका ये इंटरव्यू होता है। अब ये इंटरव्यू आपका डिटेल में भी जा सकता है, डिपेंड्स अपॉन कि आपको वो सिचुएशन क्या दे रहा है। सिचुएशंस में जैसे जैसे आप फंसते जाएंगे वैसे वैसे आपका इंटरव्यू बढ़ता जाएगा और आपका ये इंटरव्यू शॉर्ट भी हो सकता है। ये इंटरव्यू आपके 3 से 4 क्वेश्चंस के ऊपर भी हो सकता है, ये इंटरव्यू आपका 10 से 15 क्वेश्चंस के ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपका साइक आपसे क्या क्या पूछना चाह रहा है। अब साइकोलॉजिस्ट के इंटरव्यू में आपकी जो चेयर होगी वो साइकोलॉजिस्ट से काफ़ी डिस्टेंस पे होगी, इसलिए साइकोलॉजिस्ट आपकी फुल बॉडी की जो मूवमेंट है उसको वो ऑब्जर्व कर रहा होगा। ठीक है, डिप्टी प्रेसिडेंट के इंटरव्यू आपका जो चेयर होती है वो डिप्टी प्रेसिडेंट के टेबल के बहुत ज़्यादा नज़दीक होती है। सो डिप्टी प्रेसिडेंट आपको जस्ट आप जो बोल रहे होते हैं उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट होता है वो आपकी ओवरऑल बॉडी मूवमेंट को भी जज कर रहा होता है कि क्या आप प्रेशराइज तो नहीं हुए, आपको आप डर तो नहीं रहे। क्योंकि जब आप झूठ बोल रहे होते हैं तो आप तब डर रहे होते हैं। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस तब लूज हो रहा होता है जब आप झूठ बोल रहे होते हैं। सो आईएसबी में किसी भी जगह पे आपका झूठ सामने आना, मैंने आपको पहले डिटेल में बता दिया कि आपका झूठ सामने आ जाना मतलब कि आपके ऊपर इंटीग्रिटी का केस लग जाएगा। ठीक है, और वो केस आपको अगर एक दफा लग गया आप रिकमेंड नहीं हो सकते। सो आपने इस चीज से बचना है, आपने झूठ नहीं बोलना। जब आप झूठ नहीं बोलेंगे तो आप कॉन्फिडेंस में रहेंगे। ठीक है, सो मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये चीज़ आ जाए कि आप जब तक आप कॉन्फिडेंस में रहेंगे आप रिकमेंडेड होंगे। सो साइकोलॉजिस्ट के इंटरव्यू में वो आपसे जो किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है, आपसे जनरल इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसके अलावा आपको वो सिचुएशंस दे सकता है, वो आपसे लाइफ वगैरह के बारे में पूछ सकता है कि आपकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है। ठीक है, आपसे आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में क्वेश्चंस पूछ सकता है, आपकी सेक्सुअल लाइफ के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है और आपके फ्रेंड्स के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, सो इस तरह के कुछ कॉमन और जनरल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आपसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस वो नहीं पूछेगा, आपसे वो ये नहीं पूछेगा कि पाकिस्तान के नॉर्थ में क्या है, पाकिस्तान के वेस्ट में क्या है। ठीक है, आप सो इसलिए साइक के इंटरव्यू में अगर जब आप जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि सारा का सारा इंटरव्यू मेरे बारे में होगा। ठीक है, सो ये इंटरव्यू की कुछ ब्रीफिंग थी। अभी क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगर तो साइकोलॉजिस्ट आपसे कहता है कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। ठीक है, अब देखें आपने आप अपने फॉर्म के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ होगा कि आपका नाम क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, आपकी जॉब डिटेल क्या है। ठीक है, अगर तो वो आपको आपका नाम लेके कहता है कि जेंटलमैन उस्मान इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ठीक है, तो अगर वो आपका नाम लेके आपको कह रहा है कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करें तो फिर आपने अपना नाम उसको दोबारा नहीं बताना। ठीक है, कैंडिडेट क्या करते हैं, इंटरव्यू कहते हैं कि ओके उस्मान इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आगे से वो कहते हैं माय नेम इज उस्मान। ठीक है, ये काम मतलब कि थोड़ा से कुछ स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए कि एक बंदा जो ऑलरेडी आपका नाम लेके आपको कह रहा है कि आप अपने आपको इंट्रोड्यूस करवाएं तो आपको दोबारा से जरूरत नहीं है कि आप उसको अपना नाम बताएं। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन आपका ऐसा होना चाहिए कि अगर उसने आपको जेंटलमैन कह के बुलाया या फिर उसने आपको सिर्फ इतना कहा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो फिर आप उसको बताएं मेरा नाम ही है, मेरे फादर का नाम ही है और मैंने एफएससी या फिर बैचलर्स मैंने इस यूनिवर्सिटी से या फिर इस कॉलेज से किया है। ठीक है, बस ये आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए और आप किस शहर से बिलोंग करते हैं ये आप उसको बता दें।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि आप आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, इसको भी मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो भी आपका आंसर है आप सिंपली उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बता दें। इसमें कोई इतनी मुश्किल की बात नहीं है और इसमें कोई भी ऐसा कोई लॉजिक नहीं है जिसको डिस्कस किया जाए। ठीक है, बस इस एक बात का ख्याल रखें कि आप ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म की तरफ ना जाएं। आप ऐसे ना जाएं कि आप ऐसे ना बोलें कि सर मैं शहीद होना चाहता हूँ, सर मेरे अंदर शहादत का जज्बा है। ठीक है, आप शहीद होना चाहते हैं, वो सब कुछ आपके अंदर अगर है भी तो आप इंटरव्यू में फिलहाल ना उसको एक्सपोज करें। ठीक है, सो उसके बाद साइकोलॉजिस्ट आपसे पूछ सकता है कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है। ठीक है, क्योंकि कलर के अकॉर्डिंग आपकी पर्सनैलिटी को चेक किया जा रहा होता है। सो कलर्स में आपसे अगर कहा जा रहा है कि आप डार्क कलर्स के बारे में बताएं, आप लाइट कलर्स के बारे में बताएं, आप इन चीज़ों की बिल्कुल परवाह ना करें, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट ने आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आपका ऑलरेडी आपका फेवरेट कलर डिसाइड कर लिया होता है। जस्ट वो आपको वेरीफाई कर रहा होता है कि उसने एक चीज़ जज कर ली है, उसको पता है कि इसको किस तरह के कलर्स पसंद होंगे, इसकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग कौन सा कलर सूटेबल है। जो कलर आपको अच्छा लगता है आप एग्जैक्टली वही बता दें। ठीक है, आपने ऐसा नहीं कहना कि मुझे ग्रीन कलर पसंद है, मैं पाकिस्तान के हिसाब से मुझे ग्रीन कलर पसंद है, या मुझे ब्लू कलर पसंद है, मुझे ब्लैक मतलब जो कलर आपको पसंद है आप एग्जैक्टली वही बता दें। ठीक है, आपने ऐसा शो नहीं करना कि मैं बहुत ज़्यादा पेट्रियाटिक हूँ, मुझे ग्रीन कलर पसंद है, या मुझे एयरफोर्स से बहुत ज़्यादा लगाव है इसलिए मुझे ब्लू कलर पसंद है। ठीक है, आपने ऐसे अपने आप को एक्सपोज नहीं करना कि मैं साइकोलॉजिस्ट को इम्प्रेस करना चाह रहा हूँ। साइकोलॉजिस्ट को ये इम्प्रेशन नहीं आना चाहिए कि ये मुझे इम्प्रेस करने के लिए ऐसे कलर बता रहे हैं। अब आपकी पर्सनैलिटी के अंदर है कि आपको येलो कलर पसंद होगा तो आप वो बता दें, आपको वो वेरिफिकेशन हो जाएगी, आपको साइकोलॉजिस्ट रिकमेंड कर देगा, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो कलर्स का अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप जो कलर आपका फेवरेट है आप उसको बता दें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीटिंग करते हो। ठीक है, चीटिंग के बारे में मैं आपको डिटेल से बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में कि चीटिंग, झूठ और चोरी, इन 3 चीजों के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहें सर मैं नहीं करता। अब देखें, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट होता है वो आपका झूठ पकड़ने में एक्सपर्ट होता है। ठीक है, वो उसे पता होता है कि आपके माइंड में क्या और आप जुबान में क्या लेके आ रहे हैं, आपकी जुबान से क्या अल्फाज निकल रहे हैं। तो इस तरह का ये जो क्वेश्चन है कि आईसीबी की तैयारी कहाँ से की, ये आपको जीटीओ भी पूछ सकता है और आपको ये सैक भी पूछ सकता है। लेकिन साइकोलॉजिस्ट जो है आपका इस झूठ को पकड़ने में एक्सपर्ट है, तो आप ये नहीं कह सकते कि सर मैंने बिल्कुल तैयारी की ही नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने तैयारी नहीं की। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आपने आईसीबी की तैयारी कहाँ से की, तो आप इस तरफ कभी भी ना जाएं कि सर मैंने एकेडमी नहीं लगाई या फिर मैंने एकेडमी लगाई, आप एकेडमी का वर्ड अपनी जुबान पे लेके आए ही ना। ठीक है, वैसे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने एकेडमी नहीं लगाई होगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतनी चीज़ें आपको डिटेल से बता चुका हूँ जो कि आई डोंट थिंक सो कि किसी भी एकेडमी के अंदर बताई जाती होंगी। तो आपको एकेडमी की ज़रूरत भी नहीं है और ना ही आपने वहाँ पे कहना है कि मैं एकेडमी लगा के आया हूँ या फिर एकेडमी नहीं लगा के आया। आपने एकेडमी का वर्ड यूज़ ही नहीं करना। आपसे अगर पूछा जा रहा है कि आपने आईसीएसबी की तैयारी कहाँ से की, आप कहें सर मैंने आईसीएसबी के वेबसाइट पे इसकी डिटेल्स देखी कि आईसीएसबी है क्या, कि मैंने आगे जाके 4 दिन के लिए एक टेस्ट के अंदर अपियर होना है, तो फिर मैंने उसके लिए प्लानिंग की कि मैं उसको कैसे अटेम्प्ट करूँ, मुझे क्या क्या करना चाहिए। सो आप सिंपली कहें सर जब मैंने आईसीएसबी को सर्च किया तो आईसीएसबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट थी वहाँ पे मुझे कुछ डिटेल्स मिली और उनकी उसमें जो डिटेल लिखी थी उसमें हर चीज़ एक्सप्लेन थी कि आपके कौन कौन से टेस्ट होने हैं, कि मुझे फिजिकली भी अपने आप को स्ट्रांग रखना है, मुझे अपनी मेंटल एबिलिटी को स्ट्रांग करना है, मैंने क्विक मैथमेटिक्स को अपनी स्ट्रांग रखनी है और मैंने एकेडमिक्स को स्ट्रांग रखना है। सो वहाँ पे लिखा हुआ था कि उनको वो जो आईसीएसबी है यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटीज चेक की जा रही होती हैं। सो लीडरशिप क्वालिटीज में मेरे नज़दीक जो है वो ऑनेस्टी सबसे बड़ी है, तो इसलिए मैंने ये बात ठान ली कि मैं आईसीएसबी में थ्रू आउट ऑनेस्ट रहूँगा। सो ये कुछ तैयारी थी। इसके अलावा सेंटेंसेस वगैरह की तैयारी मैंने ऐसी की है कि मेरी स्पीड स्लो थी तो मैंने अपनी राइटिंग स्पीड तेज की। ठीक है, आप ये नहीं कहेंगे कि मैंने सेंटेंसेस की तैयारी की, मैंने सेंटेंसेस याद किए, आप कहेंगे कि मेरी राइटिंग स्पीड स्लो थी सो मैंने अपनी राइटिंग को तेज किया। मैंने कोशिश की कि मैं तेज से लिख सकूं ताकि 10 से 15 सेकंड के अंदर जो सेंटेंस बनाना होता है वो मैं उस टाइम के अंदर बना लूं। ठीक है, आप ये कहेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि मैंने सेंटेंसेस कि जो वर्ड्स थे उनकी तैयारी की कि उन वर्ड्स के ऊपर क्या सेंटेंस बनाना है, आप ये नहीं कहेंगे, क्योंकि जिस वक्त आपने ये बात सामने आप लेके आ जाएंगे
साइकोलॉजिस्ट आपको नॉट रिकमेंड कर देगा, क्योंकि ये साइक टेस्ट के लिए जरूरी था कि आप सेंटेंसेस को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, ठीक है, आप स्टोरीज को फर्स्ट टाइम देख रहे हो और आपके माइंड में जो फर्स्ट थॉट आ रही है आप एग्जैक्टली वही लिख रहे हो। साइकोलॉजिस्ट को जब पता चल गया कि आप पहले से सब कुछ प्रैक्टिस करके आए हुए हैं, आपको वो रिकमेंड नहीं करेगा, ठीक है। सो आईएसबी की तैयारी जब भी आपसे पूछा जाए कि कहाँ से की, कैसे की, सो आपका आंसर ऐसे ही होना चाहिए। उसके बाद मेरिट्स और डीमेरिट्स, जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, आपके फ्रेंड्स के मेरिट्स भी पूछे जा सकते हैं, आपके फ्रेंड्स के डीमेरिट्स भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो आप अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स भी याद रखें, अपने फ्रेंड्स के डीमेरिट्स और मेरिट्स भी याद रखें। फेवरेट पर्सनैलिटी के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप जो आइडियल पर्सनैलिटी अपनी लिखेंगे, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, उसकी अच्छी बातें उसकी बुरी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने फादर के बारे में लिखा है तो आपको पता होना चाहिए कि उनकी जॉब डिटेल्स वगैरह आपके पास सारी होनी चाहिए, उनके इनकम के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 है कि कैसे लोगों को दोस्त बनाना पसंद करते हो, ठीक है। मैं अगर पर्सनली मैं बात करूं तो मैं ऐसे लोगों को दोस्त बनाना पसंद करता हूं जो सिंसियर हो, जो ऑनेस्ट हो और मुश्किल में काम आने वाले हो। सो इस तरह के कुछ 2-3 क्वालिटीज आप बता दें, ज्यादा डिटेल में आप ना जाएं, ठीक है। आप उस तरफ ना लेके जाएं कि सर जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हो, सर उनके अंदर इंटीग्रिटी हो, उनके अंदर हो, ठीक है, ऐसी डिटेल में आप ना जाएं। जैसे एक नॉर्मल इंसान किसी दूसरे दोस्त के अंदर, किसी इंसान के अंदर जो क्वालिटीज देख रहा होता है, आप वैसे जो है ना यहाँ पे आंसर करें, ठीक है। आप अभी ऑफिसर नहीं बने, आपको अभी डिप्टी प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया, आप वो क्वालिटीज नहीं देखेंगे, आप वो क्वालिटी 16 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जो मैंने आपको डिस्कस की थी, आप वो यहाँ पे डिटेल में नहीं बताएंगे, ठीक है। आप एक नॉर्मल इंसान जो किसी दूसरे इंसान के अंदर देख रहा होता है, वो क्वालिटीज आप उनको बता देंगे, यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन जो है वो ठीक हो जाएगा, आंसर जो है वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद सेक्स रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर आपसे डिप्टी ने पूछ लिया तो अब आपसे साइकोलॉजिस्ट नहीं पूछेगा, आपसे साइकोलॉजिस्ट भी सेक्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि कभी सेक्स किया है, ठीक है, आप सच बोलें, आप कहें सर मैंने सेक्स नहीं किया, ठीक है। शादी के बाद मैं सेक्स करूंगा, मैं हराम काम की तरफ नहीं जाता, ठीक है। बीपी देखते हो, अब देखें लास्ट टाइम मैंने लिखा था बीपी देखी है और यहाँ पे मैंने लिखा था बीपी देखते हो, ताकि आपके ये दोनों क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाए, ठीक है। बीपी देखी है का मतलब यह है कि आपसे आपके पास्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी लाइफ में कभी 1 दफा 2 दफा 3 दफा आपने कभी देखी है, मतलब कभी आपने 1 दफा एक्सपीरियंस आपने किया है, देखी है। तो उस टाइम पे मैंने आपसे कहा था कि आप आंसर करेंगे कि जी सर देखी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है कि बीपी देखते हो मतलब ब्लू प्रिंट्स आप देखते हो, देखते हो का मतलब यह है कि आप एक काम को कंटिन्यूसली करते जा रहे हो। जैसे हम कहते हैं कि खाना खाते हो, ठीक है, जॉगिंग पे जाते हो, मतलब ये कि रेगुलरली आप ये काम कर रहे हो। किसी से हम ये पूछ रहे हैं कि आप ये काम डेली करते हो या वीकली बेस पे करते हो, तो ये क्वेश्चन आपको इस सेंस में पूछा जा रहा है कि क्या ब्लू प्रिंट्स देखते हो, तो उस टाइम पे आप ये कहेंगे कि सर मैं नहीं देखता। अच्छा, अब शुरू की बिल्कुल की अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं जिसमें मैंने आपसे कहा था कि अपने आप साइकोलॉजी को बिल्डअप करें, पॉजिटिव साइकोलॉजी अपने आप कैसे बिल्डअप करेंगे अपनी पर्सनैलिटी के अंदर, वहां पे मैंने आपसे कहा था कि आप अपने आप को इन चीजों से अवॉइड करें, ठीक है। जितना आप इन चीजों को अपने आप से दूर रखेंगे आपकी साइकोलॉजी वगैरह ठीक होगी और इंटरव्यूज में आप फिर सच बोलेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कह दिया था कि आप बोल दें कि जी सर हैंड प्रैक्टिस में करता हूँ, बीपी मैंने देखी है, और यहाँ पे मैं अभी आपको ये कहने वाला हूँ कि आप ये बोलें कि सर मैं बीपी नहीं देखता, ठीक है। अब दो चीजें डिफरेंट क्यों है, मैं क्यों इन चीजों को आपको कह रहा हूँ कि आप ये दो डिफरेंट चीजें, आपके जो आंसर है ये दो डिफरेंट आंसर क्यों है। देखें, आपका ये मैटर नहीं करता कि आप उनको ये कह रहे हैं कि यस मैं हैंड प्रैक्टिस करता हूँ या मैं बीपी देखता हूँ, या फिर आपको ये मैटर नहीं करता कि आप ये बोल रहे हैं कि मैं बीपी नहीं देखता, मैं हैंड प्रैक्टिस नहीं करता। आपकी जो मेन चीज है वो ये है कि आप सच कितना बोल रहे हैं, ठीक है। एक कैंडिडेट जो कहता है कि मैं ब्लू प्रिंट्स देखता हूँ, मैं हैंड प्रैक्टिस करता हूँ, वो भी रिकमेंड हो सकता है, और वो कैंडिडेट जो कहता है कि मैं बीपी नहीं देखता और मैं हैंड प्रैक्टिस नहीं करता, वो भी रिकमेंड हो सकता है। तो फिर डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है कि दोनों सच बोल रहे हैं, दोनों रिकमेंड क्यों हो रहे हैं, क्योंकि दोनों सच बोल रहे हैं। अब एक कैंडिडेट जो कि ब्लू प्रिंट्स देखता भी है, हैंड प्रैक्टिस करता भी है, और जब वो वहां पे जाके झूठ बोल देता है कि सर मैं नहीं देखता,
तो साइकोलॉजिस्ट तो आपका एक्सपर्ट है, वो आपको आपके झूठ को पकड़ लेगा। सो यहाँ पे ये चीज तो चेक ही नहीं हो रही कि आप ब्लूप्रिंट्स देखते हैं कि नहीं देखते, यहाँ पे तो ये चेक हो रहा है कि आप सच बोलते हैं कि नहीं बोलते, कि आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप सच बोल सकें, ठीक है, आपके अंदर ऑनेस्टी है कि नहीं है। सो ये चीज मैटर ही नहीं करती कि आप ब्लूप्रिंट्स देखते हैं कि नहीं देखते, ठीक है। सो मेन चीज जो है वो क्रक्स ये है कि आपने किया है, आप उसको एक्सेप्ट कर सकें। आप बुजदिल तो नहीं है, आप झूठ तो नहीं बोल रहे, आप झूठ का सहारा तो नहीं ले रहे। सो सेक्स रिलेटेड क्वेश्चंस की जो रियलिटी है वो यही है कि आपसे ये इसलिए पूछे जा रहे हैं कि आपका सच और झूठ सामने आ जाए। ठीक हो गया। सो आपने इन चीजों को माइंड में रखना है और उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर करने हैं, ठीक है। सो इन क्वेश्चंस में आपने बहुत ज्यादा एहतियात करनी है और मेन चीज जो माइंड में आपने रखनी है वो ये है कि आप सच बोलें। और अगर इन दोनों ऑप्शंस में से आपको अगर कोई बेस्ट ऑप्शन चूज करना हो तो उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि आप इन चीजों को शुरू से ही आप इन चीजों को अवॉइड करें। सो जब आप इन चीजों को प्रैक्टिस करेंगे, आप 1 मंथ 2 मंथ के लिए आप इन चीजों को अपने आप से दूर करेंगे। उसके बाद जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आप सच बोल रहे होंगे, ठीक है। जब आप सच बोलेंगे तो फिर आपको साइक जो है वो रिकमेंड कर सकता है, ठीक है। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे। सो लास्ट वीडियो में मैंने कुछ सिचुएशन रिएक्शन क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, लेकिन वहां पे फीमेल्स के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो वहां पे एक्सप्लेन नहीं हुए। सो यहाँ पे कुछ 3 से 4 क्वेश्चंस हैं जिनको मैं भी एक्सप्लेन करूंगा और ये उम्मीद रखता हूँ कि इनको डिस्कस करने से ऑलमोस्ट जितने भी सिचुएशन रिएक्शन क्वेश्चन होंगे फीमेल के वो कवर हो जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 10 है कि आर्मी या फिर एयरफोर्स ज्वाइन करने के बाद अगर पेरेंट्स या फिर आपका हस्बैंड आपको मना कर ले कि आप ना जाएं तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है वो मोस्टली लड़कियों से पूछा जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे उनका ये आंसर होना चाहिए कि सर मैं अपने पेरेंट्स की परमिशन से आ रही हूँ और मेरी यहाँ पे आने में उनकी रजामंदी शामिल है। सो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मैं आर्मी या एयरफोर्स को मैं ज्वाइन कर लूँ उसके बाद वो मुझे मना कर ले। वो उन्होंने मुझे बचपन से सपोर्ट किया है, उन्होंने मेरी मर्जी को अपनी मर्जी में शामिल किया है। सो उन्हें पता है कि मैं एयरफोर्स आर्मी के लिए कितना ज़्यादा पैशनेट हूँ। सो वो मुझे कभी मना नहीं करेंगे, ठीक है। सो पेरेंट्स के बारे में आप ये आंसर कर सकते हैं। उसके बाद हस्बैंड या आपका बॉयफ्रेंड हो कुछ भी हो उसके बारे में अगर वो आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको वो मना कर रहा है तो आप कहें सर मैं अपने लाइफ पार्टनर को सिलेक्ट ही इस शर्त पे करूंगी कि वो मुझे एयरफोर्स के लिए एक्सेप्ट करे कि मैंने एयरफोर्स ज्वाइन करनी है, या फिर मैं एयरफोर्स की जॉब को नहीं छोड़ूंगी, या फिर मैं पाकिस्तान के किसी भी जॉब पे हूँ, ठीक है। आप एयरफोर्स में हो आर्मी में हो, आप ये कहेंगे सर मैं उसको एक्सेप्ट ही तब करूंगी जब वो मुझे जैसी मैं हूँ मुझे ऐसा एक्सेप्ट करे, ठीक है। अगर वो इस चीज को एक्सेप्ट करेगा तब मैं शादी करूंगी उस बंदे के साथ, मैं उसको अपना लाइफ पार्टनर बनाऊंगी। नहीं तो मैं ऐसे बंदे से शादी नहीं करूंगी जो कि मुझे पाकिस्तान एयरफोर्स से दूर करना चाह रहा हो या फिर आर्मी से दूर करना चाह रहा हो, ठीक है। सो आपने हस्बैंड और अपने बॉयफ्रेंड वगैरह के बारे में इस तरह के जो क्वेश्चन हो आपने इस तरह से आंसर कर देना है। उसके बाद यह है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर कर रही हैं, एक शख्स आपको कंटिन्यूसली घूर रहा है तो आप क्या करेंगी, ठीक है। सिंपली आपने वहां पे वायलेंस क्रिएट नहीं करना, आप कहें सर मैं उसको इग्नोर करूंगी, ठीक है। सिंपली आप ये कह रहे हैं। फिर वो आपसे कहते हैं कि चलें वो आपको सिर्फ देख ही नहीं रहा बल्कि वो आपको हरास भी कर रहा है, आपको वो टच भी कर रहा है, वो आपको आपकी जो सीक्रेट ऑर्गन्स हैं वहां पे वो आपको टच कर रहे हैं, तो आप उस टाइम पे क्या करेंगी। सो वहां पे आपने खामोश नहीं रहना, ठीक है। आपका ये रिएक्शन होना चाहिए कि मैं उसको सर मैं आगे से मैं रिएक्ट करूंगी, मैं उसको मारूंगी, ठीक है, मैं शोर मचाऊंगी, मैं बाकी जो वहां पे मुझे इतनी उम्मीद है कि बाकी जो लोग होते हैं वो मुझे सपोर्ट करेंगे और इस चीज को मैं वहां पे आपका जो वायलेंस है वो क्रिएट हो सकता है, ठीक है। आप इसको रोक सकती हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, आपको अगर सिलेक्शन कमेटी का हेड बना दे तो एक ऑफिसर में आप क्या क्वालिटीज चेक करेंगी, ठीक है। सो आपको अगर साइकोलॉजिस्ट बना दे, क्योंकि फीमेल साइकोलॉजिस्ट भी होती है, आपको अगर साइकोलॉजिस्ट बना दिया जाए तो फिर आप किसी भी कैंडिडेट के अंदर क्या क्वालिटीज चेक करेंगी। आप ही कहते हैं कि सर मेरे नज़दीक लॉयल्टी बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है, ऑनेस्टी बहुत बड़ी चीज़ है। सो अगर ये 2 या 3 चीज़ें अगर उस बंदे के अंदर हैं, एक कैंडिडेट के अंदर ये चीज़ें हैं, तो मैं अपने नज़दीक उसको रिकमेंड कर दूंगी। लेकिन मैं इन चीज़ों को भी माइंड में रखूंगी कि जो कि मुझे ड्यूरिंग ट्रेनिंग मुझे जो चीज़ें सिखाई गई हैं, और जो क्योंकि मुझे अगर हेड बनाया जा रहा है तो मुझे उससे पहले ट्रेनिंग दी जाएगी। मुझे कहा जाएगा कि आपने अगर किसी को सेलेक्ट करना है
तो आपने ये क्वालिटीज उस बंदे के अंदर सर्च करनी है। मैं जो मुझे ट्रेनिंग के टाइम सिखाया जाएगा मैं उसको फॉलो करूंगी, उसके बाद फिर मैं किसी भी कैंडिडेट को रिकमेंड या फिर नॉट रिकमेंड कर दूंगी। उसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 14। आप एक सीक्रेट मिशन पर हैं और आपके अंडर एक टेररिस्ट अरेस्टेड है और आपको अचानक से कॉल आती है जिसमें आपको ब्लैकमेल किया जाता है कि आपके पेरेंट्स को जान से मार दिया जाएगा। तो उस टाइम पे आप क्या करेंगी? आप यहाँ पे ये कहेंगी कि सर अगर मैं किसी मिशन पे हूँ तो ऑब्वियसली जो मेरी फोर्स होगी, जो आर्मी होगी, उसको वो अवेयर होंगे कि मेरी फैमिली भी है और वो मेरी फैमिली को फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, मुझे इस चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी कि मेरी फैमिली सिक्योर नहीं है, मेरी फैमिली सिक्योर होगी। फिर वो आपसे कहेंगे कि नहीं, आपकी फैमिली सिक्योर नहीं है। लेट्स से आपको ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि आपकी फैमिली किसी के कब्जे में है, तो फिर आप क्या करेंगी? तो फिर आप ये कहेंगे कि सर अगर ऐसी मुझे न्यूज़ मिलती भी है तो मैं अपने जो कंसर्न्स डिपार्टमेंट है मैं वहां पे इन्फॉर्म करूंगी और वो जो मेरे सीनियर्स हैं वो इस बात पे एक्शन लेंगे और मुझे पक्की उम्मीद है कि वो मेरे पेरेंट्स को वहां से सिक्योर कर लेंगे। और जब फिर वो इस चीज को बहुत ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में लेके चले जाए, वो बोल देंगे कि आपके आर्मी जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही, या फिर वो ये कह सकते हैं कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या फिर आप अपने उस टेरेस को छोड़ देंगे, या फिर आपके पेरेंट्स की जान चली जाएगी। उस टाइम पे आप कह सकती हैं कि मैं अपनी फैमिली को या खुद को मैं सेक्रीफाई कर सकती हूँ अपनी कंट्री के लिए और अपने कंट्री के लोगों के लिए। मैं उस टेरेस को नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, ये कुछ सिचुएशन रिएक्शंस क्वेश्चन थे। इसके अलावा और भी अगर आपके माइंड में कोई सिचुएशन आती है या आप सुनते हैं कि किसी से कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनके आंसर आपको बता दूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो री कमांड टास्क होते हैं या फिर री इंटरव्यू होते हैं वो किस तरह होते हैं, किन किन कैंडिडेट्स के री इंटरव्यू होते हैं, अगर किसी का री कमांड टास्क हो रहा है या फिर री ऑब्स्टेकल हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। ठीक है, एक लास्ट वीडियो हमारी रहती है, हमने आईसीएसबी का बहुत ज्यादा एक लंबा सफर था जो कि हमने कवर कर दिया। नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे री इंटरव्यूज को और री कमांड टास्क को।